हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्यू सोल के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका जो कोर्स है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है और साथ ही साथ उनका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। इसका जो एग्ज़ाम है इस सब्जेक्ट का वो 20 मई को है। ठीक है, उनका एक एग्ज़ाम जो है 14 मई को कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कोड है 1232-1401। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है इसके बारे में मैं ओवरऑल जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीडियो के लास्ट पार्ट के बारे में जो लोक लुभावनावाद और अधिनायकवाद से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है, लोक लुभावनावाद और अधिनायकवाद शासन का ही एक प्रकार है। इससे पहले मैं 2 पार्ट जो है मतलब कि लोकतांत्रिक और सत्तावादी इनको लेकर भी वीडियो बना चुका हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट पार्ट के बारे में लोक लुभावनावाद और अधिनायकवाद। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है टॉपिक अपना है अधिनायक तंत्र। ठीक है, अधिनायक तंत्र कह लो या फिर अधिनायकवाद कह लो, दोनों का ही मतलब एक होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या बताया गया। तो देखो, अधिनायक तंत्र या फिर अधिनायकवाद दोनों का मतलब एक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंतर्गत जिस प्रकार की व्यवस्था पाकिस्तान के अंतर्गत अपनाई गई है तो उसी व्यवस्था के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है, जनता की इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता और साथ ही साथ जनता पर शोषण भी किया जाता है और उनको डराया और धमकाया भी जाता है। और सारी की सारी जो शक्तियाँ होती है ना वो केवल सरकार के पास होती है। सरकार के पास इतनी शक्तियाँ होती है कि हम कह सकते हैं जिसका एक ही वर्ड है अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड शक्तियाँ सरकार के पास होती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले क्या बोला गया है। इस व्यवस्था या फिर तंत्र को, जो तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, अधिकतर बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता, सिस्टम होता है इसका मतलब। ठीक है, तंत्र को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। इस व्यवस्था या फिर तंत्र को अधिनायकवाद भी कहा जाता है, ये अभी मैंने बता चुका हूँ अभी आपको। दूसरा देखते हैं, इस शासन प्रणाली में सारी शक्तियाँ एक ही शक्ति के हाथ में होती है या किसी कारणवश चली जाती है। मतलब कि सारी शक्तियाँ ना एक व्यक्ति के पास होगी या तो एक गुट के पास चली जाती है। गुट मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई एक व्यक्ति भी शासन कर सकता है या फिर गुट भी शासन कर सकता है, जिसको हमारे देश में बोला जाता है गठबंधन सरकार। ठीक है, एक सरकार भी हो सकती है या तो गठबंधन सरकार भी हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर उसका ग्रुप भी हो सकता है। तो उसके पास ना सारी की सारी राजनीतिक, आर्थिक वगैरह सारी शक्तियाँ उसके पास चली जाती है और सारी चीज़ें वही देश के लिए कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं, सामूहिक अधिनायक तंत्र, जैसे मैंने बताया था ग्रुप के पास भी चली जाती है शक्तियाँ, वही बताया गया। सामूहिक मतलब ग्रुप, अधिनायक तंत्र जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें शक्तियाँ छोटे से ग्रुप के पास भी चली जाती है। अगला, शासक मतलब कि जो राजा होता है या सरकार होती है और शासक वर्ग और उसका ग्रुप जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मतलब जनता उससे कुछ भी पूछती है तो जनता को वो जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। अगली बात, अधिनायक जो वादी व्यवस्था है उसमें जो शासन करने वाला व्यक्ति है उसको इस व्यवस्था में अपने अधिकार क्षेत्र में असीमित मतलब कि अनलिमिटेड शक्तियाँ दी जाती है। ठीक है, मतलब कि उसके पास जितनी भी शक्तियाँ है वो गिनी ही नहीं जा सकती, इतनी सारी शक्तियाँ उसको मिलती है। अगली बात, इसमें आतंकवाद का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इससे क्या होता है, आतंकवाद भी फैल सकता है। आतंक होता है या फिर हिंसा होती है वो भी फैल सकती है और लोगों को ना डराया जाता है और धमकाया भी जाता है इस व्यवस्था के अंतर्गत, ताकि वो सरकार के विरुद्ध ना जाए। और इसमें ना लोगों को मजबूर भी किया जाता है कि वे अधिनायक की बातों और निर्देशों का पालन करें। मतलब कि जो भी डिसीज़न अगर अधिनायकवाद का या फिर जो सरकार है उसका है, उसके निर्देशों का पालन जनता करे, ये निर्देश भी दिए जाते हैं। और निर्देश को पालन करने के लिए, करवाने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है, उनको डराया भी जा सकता है, धमकाया भी जा सकता है, मार पीट भी सकती है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हिटलर को जाता है। ठीक है, हिटलर भी एक अधिनायक तंत्र के अंतर्गत शासन करने वाला व्यक्ति था। हिटलर को आधुनिक युग का सबसे बड़ा अधिनायक माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा अधिनायक कौन है, हिटलर है। तो अगर इस एग्ज़ाम में हिटलर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो आप समझ जाना कि इसकी बात कर रहे हैं, अधिनायक तंत्र की बात हो रही है, तो आपको इसके बारे में लिख के आना है। सो गाइस, इसी के साथ अधिनायक तंत्र की जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वही है, इससे ज़्यादा इस वीडियो में और कुछ नहीं है और आपके सिलेबस में भी। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है लोक लुभावनावाद। ठीक है,
जो लास्ट पार्ट है, और ये वीडियो जो फर्स्ट यूनिट है इसके तहत जो यूनिट फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो लोक लुभावनावाद वाली व्यवस्था है शासन की, ठीक है, इसके अंतर्गत इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कहीं थोड़ी बहुत ठीक भी है और थोड़ी बहुत ख़राब भी है। ठीक है, थोड़ी बहुत ये व्यवस्था ठीक भी है लेकिन लोकतंत्र से बढ़िया नहीं है। आगे देखते हैं। ये एक ऐसी शासन प्रणाली है, मतलब कि शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार ये दिखाने की कोशिश करती है कि सरकार जो भी कुछ कर रही है ना वो जनता की इच्छा के अनुसार कर रही है, मतलब कि जनता जैसा चाहती है वही सरकार कर रही है। इसी के नाम में ये बढ़ा रहा है लोक मतलब लोग, और लुभावना मतलब कि लोगों की इच्छा हो गई एक तरीके से लोगों को लुभाना। ठीक है, लोगों को ना लग कि अपनी और साइड अपनी तरफ करना। ठीक है, तो इसमें ये दिखाने की कोशिश करती है सरकार कि जो भी वो काम कर रही है ना तो वो जनता की इच्छा के अनुसार कर रही है। ठीक है, जनता के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं कर रही, जैसे कि सत्तावादी सरकार या फिर अधिनायकवादी वाली सरकार करती है। ठीक है, जनता पर कोई प्रेशर नहीं डाल रही। तो इस प्रकार की जो होती है वो कौन सी सरकार होती है? लोक लुभावनावादी सरकार या शासन व्यवस्था होती है। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं। ठीक है, लोक लुभावनावाद की विशेषता पहली ये है, इस प्रणाली में ऐसा डर बना रहता है कि सरकार ने क्या करी है, चुनाव में गड़बड़ी की है। ठीक है, सरकार इसके अंतर्गत चुनाव में गड़बड़ी भी कर सकती है, इसके डर बना रहता है। अगली बात, इसमें चुनाव स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं, मतलब कि जनता भी इसमें पार्टिसिपेट करती है और एक से ज़्यादा पार्टी होती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये लोकतंत्र की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें स्वतंत्र चुनाव होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रणाली में चुनावों में धर्म, जाति, रंग को महत्व दिया जाता है ताकि सरकार अपनी जनता को सुरक्षित रख सके। ठीक है, मतलब कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ठीक है, सबके सब वोट दे सकते हैं और चुनाव में भाग ले सकते हैं और राजनीतिक व्यवस्था में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, सरकार अपनी जनता को सुरक्षित रख सकती है, ये कहा जाता है। तीसरी बात, इस प्रणाली में सरकार बहुसंख्यकों के अधिकार पर ज़्यादा ध्यान देती है तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार पर अनदेखा करती है। मतलब कि ऐसे लोग जिनकी देश में जनसंख्या क्या होती है ज़्यादा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, जिनकी संख्या क्या होती है ज़्यादा होती है किसी देश के अंतर्गत, और उस देश में अगर लोक लुभावनावादी वाली सरकार है या शासन प्रणाली है तो क्या होगी, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कम है तो उनको क्या कर देती है, अनदेखा, उनके अधिकारों की रक्षा बहुत कम की जाती है। ठीक है, लेकिन सरकार इतना कर सकती है कि जनता जैसा चाहती है वही हो। ठीक है, और ये दिखाने की कोशिश करती है। अगली बात, फोर्थ है, लोक लुभावनावाद में एक करिश्माई नेता होता है। इसके अंदर विपक्षी दल बहुत कमज़ोर होता है, मतलब कि विपक्षी दल की शक्ति क्या होती है, बहुत कम। लोकतंत्र के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, विपक्षी दल, एक पक्षी दल होता है और एक विपक्षी दल होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब कि वो इस व्यवस्था में कमज़ोर माना जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत मीडिया का प्रभाव सरकार पर देखने को मिलता है, मतलब कि मीडिया को ना स्वतंत्रता दी गई है, इंडिपेंडेंट दी गई है कि वो क्या कर सके, सरकार की बुराई करना चाहती है तो कर सकती है, अच्छाई करना चाहती है तो कर सकती है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो हम ले सकते हैं अमेरिका, जापान और बोलीविया। तो इसके जो ये 3 एग्जाम्पल हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारा जो बुक है अपनी पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव की, इसका जो एग्ज़ाम, ठीक है, 20 मई को है, इसकी फर्स्ट यूनिट जो है अपनी कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट की। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको कम समय में ज़्यादा वीडियोस अपलोड करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, और 20 मई से पहले। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। तो वैसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।